दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। अभी के समय ऐसा चल रहा है ना कि अगर आप सरकार से कोई बहुत बड़ा जमीन या बहुत बड़ा लोन या बहुत पैसे ले लिए हो, कोई बड़े बड़े मतलब बातें करके बड़े बड़े कामों के लिए, और आप सरकार को लौटा नहीं पा रहे हो या लौटाना नहीं चाहते या कहीं और खर्च कर दिए, तो आपको बस एक आसान सा काम करना है। सबसे पहले ऐसा कोई ना मैटर ढूंढ लेना, ऐसा कोई चीज ढूंढ लेना है ना जो सरकार से तत्काल करना सरकार के लिए संभव ना हो, और फिर उसको लेकर ना आप भूख हड़ताल पर और धरने पर बैठ जाओ। और अब उसके बाद में शुरू में ये कहो कि मेरा धरना एकदम शांतिपूर्ण है भैया, कोई हिंसा नहीं होगी, और उसके बाद वेट करो 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद आपको पता है सरकार आपकी बात को नहीं मान सकती, वो भी तुरंत तो गलती से भी नहीं, क्योंकि उसके बस में नहीं है, संभव नहीं है। अब उसके बाद ना 15-20 दिन 25 दिन बाद आपकी स्थिति बिगड़े तो फिर क्या करो, आपके समर्थक गाड़ियों को फूंक दे, थानों में आग लगा दे, सीआरपीएफ जवानों को पूरा 300 जवान को घायल कर दे, और तो और जवानों को जिंदा जलाने की कोशिश भी कर दे। और उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि आपका नाम चलेगा, फैलेगा, क्रांति ला रहे हैं, मांग के लिए लड़ रहे हैं, और खास करके वहां के लोगों को सांस्कृतिक चीजों का सहारा लो, और वहां के लोगों का भावनात्मक चीजों का सहारा लो, भावनात्मक चीजों में भड़काओ। फिर क्या देखो, देखते ही देखते आपका लोन माफ, सब चीज माफ, और सरकार गलती से भी अगर आप उस पैसे का गमन किए, इसका सरकार को शक हो जाए तो सीबीआई जांच कराए, फिर धरने पर बैठो कि सरकार हमें परेशान करिए, आपके लिए मांग कर रहा हूं। जी हां, आप एकदम बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं सोनम वांगचुक की बात कर रहा हूं। दोस्तों, अभी बुधवार मतलब 14 सितंबर 2025 को जो लद्दाख में हुआ है, लद्दाख में जो भीषण जो घटना हुआ है, और जो भारत के लिए एक बहुत ही काला दिन मैं कहूंगा, क्योंकि शांतिप्रिय तरीके से जो आप मांग कर रहे हो वो तो आपका अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन उसके लिए उग्रता किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। ये जो सोनम वांगचुक है, अभी कई साल पहले ये पर्यावरणविद खुद को कहते हैं, अब कई साल पहले सरकार से सैकड़ों एकड़ जमीन इन्होंने इस नाम पर लिया था कि उनका इंस्टीट्यूट है एक हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, ये उनका संस्था है, और उन्होंने ये कहा कि लिया था कि हम उसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसमें लद्दाख के लोगों का इससे डेवलपमेंट होगा, और उसके बदले करोड़ों रुपए सरकार को देने की बात भी की थी, लेकिन न इंस्टीट्यूट बना न करोड़ों रुपए दिए, और उसके बाद से ही इनका धरना मांग लद्दाख के लोगों के लिए, क्योंकि आपको बता दूं लद्दाख जो है ना 2 भागों में बटा है, एक लेह और एक कारगिल। लेह जो है ना वहां बौद्ध बहुल इलाका है, और कारगिल क्या है, मुस्लिम बहुल इलाका है। अब लद्दाख के लिए उन्होंने कुछ मांग रखी, मुख्य रूप से 4 मांग रखी है, और 2 मांग कॉमनली सब जगह चलता है, बाकी 2 मांग और बताऊंगा। सबसे पहला मांग उन्होंने ये रखा है ना कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल ठीक आपका मांग है, कोई भी राज्य के लोगों का मांग है कि मेरा केंद्र शासित प्रदेश राज्य है और उसको मैं पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। और दूसरा उन्होंने मांग रखा है ना कि छठी अनुसूची ऐसा होता है जो अनुसूचित राज्य का जो दर्जा देता है, और उसमें राज्यों को विशेष सुविधाएं दी जाती है, तो छठी सूची का विस्तार करके ना लद्दाख को भी इसमें शामिल किया जाए। ये भी आपका मांग है, बिल्कुल मान सकते हो। अब तीसरा चीज उन्होंने ये कहा ना कि लेह और कारगिल दोनों को अलग अलग लोकसभा सीट बनाई जाए, बिल्कुल मांग सकते हो, एकदम सही है। और चौथा उन्होंने कहा ना कि लेह और लद्दाख को सभी सरकारी योजनाओं में, सरकारी नौकरियों में अलग से आरक्षण दिया जाए। ठीक है, पूरा दुनिया आरक्षण मांगता है, आप भी मांग रहे हो, लेकिन ये सब जो मांगे मांग रहे हैं ना तो सरकार पूरा कर सकती है, लेकिन और पूरा सरकार सोच भी रही है सब चीजों को लेकर, लेकिन आप कहोगे एकदम हार्ड एंड फास्ट तुरंत कर ले तो कैसे संभव है? क्योंकि अगर सरकार आपको कोई भी चीज का क्राइटेरिया होता है, जैसे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा का मांग हो रहा है, लेकिन उसका क्राइटेरिया है पूर्ण राज्य के दर्जा का, बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं, उन क्राइटेरिया को पूरा तो करे, और पूरा नहीं भी किए तो आप मांग कर तो सरकार आपको बारे में सोचेगा कि आपका सांस्कृतिक लगाव है, ये सब चीज है। लेकिन आपको बता दूं कि लद्दाख और कश्मीर जब 2 राज्य अस्तित्व में आए थे 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटने के बाद, तो ये दोनों राज्यों में इतनी ज्यादा आतंकवादी गतिविधियां होती थी, और अभी भी चल रही है। इन सब को सरकार चाह रहा है कि पूरी तरीके से कंट्रोल करके एक स्वस्थ राज्य लोगों के हाथ में सौंपे, ताकि ये सब लोगों का विकास अच्छे से हो पाए। अगर सरकार पहले ही अगर उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा भयावह स्थिति हो जाएगी, और 370 हटाने का कोई परिणाम नहीं दिखेगा। लेकिन ये सब चीज सरकार के लिए जल्दी करना संभव नहीं है,
और ये सब बात ना सोनम वांगचुक बहुत अच्छे से समझते हैं। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने ये बात कहा कि ये मांग की बात की, और उसके बाद बोला कि शांति प्रिय आंदोलन है, और बाद में उग्र हो गया। अब वैसे तो कहने के लिए कहते हैं कि मेरा आंदोलन शांति प्रिय था और वो गांधीवादी विचारधारा को लेकर माने जाते हैं, लेकिन वो भड़के भी उन लोगों पर जो ऐसा काम किए। लेकिन आपको बता रहा हूं, उसके पहले उनको कुछ बयानात थे जो अरब क्रंच के ऊपर बयानात दिए गए थे, फिर नेपाल की जैन क्रांति को लेकर बयान दिए गए थे। ये सब क्या था? ये सब क्या गांधीवादी ये सब तरीका था? और वही नहीं, उसके बाद में उनके कहने पर जो भी वहां के लोग थे वो सीआईएसएफ की गाड़ियों को फूंक दिए। 30 सीआईएसएफ जवान घायल हुए और लगभग 80 लोग घायल हुए, और 4 लोग की मरने की खबर आ रही है, और कई लोग ये कह रहे हैं कि 5 लोग की मृत्यु हो चुकी है। तो ये सब करके आप क्या साबित करना चाहते हो? और हाँ, आपको एक बात और बता दूं कि अभी जब कोई आंदोलन के नाम पर जब उग्र आंदोलन करता है ना, तो ये आजकल के जमाने का ना बहुत अच्छा धंधा बन गया है। आप आओ, आंदोलन करो और दम गाड़ियों में आग लगाओ, तोड़फोड़ करो और आप हीरो बन जाओ। और तो और इसके लिए फंडिंग के बिना ना कोई ये नहीं कर सकता, क्योंकि फंडिंग के बिना कोई इतना तोड़फोड़ नहीं कर सकता। और इस टाइप के लिए अच्छा खासा रकम भी मिल जाता है, और उसके बाद में और रकम के साथ साथ अच्छा काम भी मिल जाता है, और हर लोग आपकी बात को मानेंगे, ये ऐसा लगने भी लगता है। और ये ऐसा हो गया ना कि एक बार मुंह में खून लगे टाइप का हो गया। तो अभी आपको बता रहा हूं, ये जो लद्दाख वाला जो हुआ है, लद्दाख वाला जो हिंसा हुआ है, वो हिंसा का कनेक्शन केवल भारत से नहीं है, नेपाल से कनेक्शन सामने आ रहा है। नेपाल में जो उग्र आंदोलन किए थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री की बुजुर्ग पत्नी को जिंदा जला दिए थे, संसद न्यायालय सबको फूंक दिए थे, उनमें से कई लोगों को पूरा समर्थन मिला, तो उन लोग के मुंह में खून लग गया। अब अगर शांति रहे ना तो उनको मजा नहीं आया, कहीं आंदोलन तो करने को मिले। तो ऐसे नेपाल के जो जैन जी आंदोलन में शामिल थे, ऐसे आंदोलनकारियों का कलेक्शन मिला है, और ऐसे 20 नेपाली ऐसे लोग हैं जो पुलिस के सीधे निगरानी में है। कभी भी पुलिस उन्हें दबोच सकती है। ये तो पहला चीज हो गया। और दूसरा चीज, इसके बाद में तोड़ फोड़ में वो सब के सब लोग भी शामिल थे, और लोगों को लग रहा था, मैं लग रहा था बोल रहा हूं, लग रहा है नहीं बोल रहा हूं, लोगों को लग रहा था कि बांग्लादेश में हो गया, नेपाल में हो गया, श्रीलंका में हो गया, चुनी हुई सरकार को ऐसी तैसी कर दो। लेकिन ये भारत है। अच्छे लोगों को अगर भारत के आदर्शों पर चलने वाले लोग मिल जाए तो अच्छे लोग घुटने यहां टेकने पड़ते हैं। अब यहां पर जो भी आंदोलनकारी मस्त आए थे कि तोड़फोड़ करेंगे, एक करेंगे, फिर सरकार हमारी आरती उतारेगी, हमारी मांग मानी जाएगी, हम यहाँ का हीरो बन जाएंगे, चुनाव में लड़ेंगे, ये सब ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरकार ना लाठी में ना लठ पिला कर ना बैठी थी। सबसे पहले सुन लीजिए, वहां की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उप राज्यपाल है कविंदर गुप्ता, उनका पहले ही बयान आ चुका था कि ये जो भी आंदोलन के नाम पर जो लोग आए थे, उनका उद्देश्य जवान को जिंदा जलाना था। उनका यह कहना था कि एक जवान जो शांतिप्रिय तरीके से गाड़ी में बैठा था, उसका कोई आंदोलन से लेना देना नहीं था। यहां तक कि अगर बैरिकेड करने जाता और उसके ऊपर पथराव होता तो भी समझ में आता, हालांकि वो भी गलत है। इस शांति से गाड़ी में बैठा था, उनका क्या बिगाड़ा था कि उनको जलाने की कोशिश की? ये क्या कोई आप आंदोलन करो, फिर कौन सी मांग कर रहे हो? और उसके बाद में कविंदर गुप्ता ने भी कहा कि ये एक ऐसी राजनीतिक साजिश है जिसमें अलग अलग राजनीतिक दल के लोग भी शामिल हो सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि अब सरकार इनका आरती उतार रहा है। अभी 50 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, 50 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, उनकी सुटाई चलेगी। उसके बाद बाबू जितने लोग गाड़ियों में तोड़फोड़ किए होंगे ना, वो सब के सभी पकड़े जाओगे। ऐसा आप लोग सुनते होंगे कि पब्लिक तोड़फोड़, पब्लिक पिटाई का ना कोई लेखा जोखा नहीं होता। ये जो सेंटेंस है ना, ये अधूरा सेंटेंस है। ऐसा बोलना चाहिए कि पहले ये कहा जाता था कि पब्लिक पिटाई या कोई पब्लिक तोड़ दे या कोई पब्लिक किसी को मार डाले तो पब्लिक पर केस नहीं होता। ये सेंटेंस अधूरा इसलिए है क्योंकि पहले इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि पहले कैमरा नहीं था और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स नहीं थे जो पकड़ा जा सके। लोग आते थे कहीं से भी, किसी को पीट पाट देते, कोई बेचारा मर जाता था या सरकारी संपत्ति तोड़ देते थे और निकल लेते थे। सरकार पकड़े तो पकड़े किसको? और कोई डर के मारे जल्दी किसी को गवाह भी नहीं देता था, गवाही भी नहीं देता था। और अगल बगल के लोग को ज़्यादा बाहर से आते तो पहचान भी नहीं पाते थे। लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई है भैया, अब कैमरे लग गए हैं
और आपकी एक एक पहचान होगी, और आप अगर 5 साल बाद भी पकड़े जाओगे तो इस आधार पर आपका कलई केस खुलेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक पब्लिकली आए, कोई एकदम 100 लोग मिलकर आए, कोई तोड़फोड़ कर दे, उनको पर कार्रवाई नहीं होगी। उन पर कार्रवाई पहले इसलिए नहीं होती थी क्योंकि उनको पकड़ने का कोई जरिया नहीं था, और अब कैमरा के ऊपर जरिया मौजूद है। तो इसलिए जितने लोग तोड़फोड़ किए हैं वहां पर और जितने लोग आग लगाए हैं, उन सब के ऊपर अभी पूरा पुलिस की निगरानी है। और बताया भी कि 50 लोग क्या है गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और 20 नेपाली नागरिक को एकदम पुलिस एकदम निगरानी से एकदम जोड़ घटाव कर रही है, और जिनका जेनजी आंदोलन जो जुड़े हो सकते हैं, और उनके मुंह में खून लगा था यहां भी आ गए। और उसके बाद में इन लोग के जो नेता थे ना, इनके नेता सोनम वांगचुक, जो सुंगसुंग वांगडू, जो अपना 3 इडियट उनके स्टाइल पर चाह रहे थे कि सब चीज हो जाएगा, वो फिल्म है भाई, रियल लाइफ और फिल्म लाइफ में अंतर होता है। तो सोनम वांगचुक का जो एफसीआरए एक ऐसा लाइसेंस होता है ना, जो विदेश से फंड लेने की हमें अनुमति प्रदान करता है। तो सबसे पहले सरकार उनका एफसीआरए अकाउंट को अभी सस्पेंड कर दिया है और जांच कर रहा है कि आपके पास कहां से कितना पैसा आता है। और अभी सोनम वांगचुक जो वहां के लोगों के, जो वहां की भोली भाली जनता की भावनाओं का फायदा उठाकर जो आंदोलन के नाम पर जो इतना तोड़फोड़ करवाए हैं, अभी उनसे ही पूछताछ चलेगा कि भैया आपका पैसा कहां आता है, कहां गया है। और अभी सीबीआई वहां पर इस चीज का भी जांच कर रहे हैं कि अभी जो सैकड़ों जो एकड़ जमीन लिए उनका आप किए क्या। तो बहुत तरीके से जांच चल रही है। और जैसा कि सबका मांग था, कल मैंने अपने वीडियो में भी कहा था कि इस टाइप के जो भी आंदोलन के नाम पर हुड़दंग करते हैं, उन्हें बिल्कुल छोड़ा नहीं जाना चाहिए, बख्शना नहीं चाहिए। क्योंकि ये देश में ऐसे मिसाल पेश करेगा कि 100 लोग आए और मतलब मुट्ठी भर लोग आए और 140 करोड़ लोग के बहुमत की बनी सरकार को चैलेंज करे। भले नेपाल में भ्रष्टाचार सरकार थी या कुछ भी थी, लेकिन नेपाल का जो जेनजी आंदोलन को भी कहता हूं कि इस तरीके से संसद को आग लगा देना, कोर्ट को आग लगा देना, पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला देना, ये कोई आंदोलन का स्वरूप नहीं हो सकता। आप अपनी मांग मान सकते हैं, लेकिन इतना उग्रता, ये वैसीपन है, ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। और भारत में तो बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि भारत का शासक ऐसा है जो ऐसा करने नहीं देगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो को मैं सार और निचोड़ के तौर पर यही कहना चाहता हूं ना कि आंदोलन कीजिए, लेकिन आंदोलन भारत में शांति प्रिय तरीके से ही करिए, अपनी मांग को भी कहिए, लेकिन शांति प्रिय तरीके से कहिए। और सरकार अगर कुछ कह रहा है आपके तरफ, तो आप जो लोगों का जो धन का जो प्रयोग करते हैं उग्र आंदोलन के रूप में, आप कोर्ट जाइए, कोर्ट आपकी बात को सुनने के लिए तैयार है। कोर्ट कई बार सरकार के फैसले को पलटी और सरकार मानती भी है, तो आप कोर्ट जाकर कहिए। और ये जो सरकार है ना, कोई अंग्रेजों की सरकार नहीं है कि आपकी चुनी हुई सरकार नहीं है, कोई ब्रिटेन से कोई सरकार चला रहा है जो आपसे कोई कनेक्शन नहीं है। भैया, ये सरकार हर 5 साल के लिए आपके पास आते हैं कि भैया आप हमें अनुमति दोगे कि नहीं अगले बार चुनाव के, अगले बार मतलब शासन चलाने के लिए, आप उनको वहां रिजेक्ट करिए। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप सड़कों पर आग लगा देंगे, मुट्ठी भर के लोग, पूरे 140 करोड़ लोग की खून पसीने की कमाई की संपत्ति को ऐसी आग लगा देंगे। जो हमारे रक्षक पुलिस वाले हैं, सीआरपीएफ वाले हैं, उनकी आप गाड़ियों को आग लगा देंगे, उनको जिंदा जलाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज में मेरा वीडियो का सार और निचोड़ यही है कि ये सब टाइप के आंदोलन के नाम पर जो हुड़दंग होते हैं, उनके प्रति सरकार को बड़ा कड़ा रुख अपनाना चाहिए। और जो सरकार अपनाई, और अभी देखते रहिए, इस आंदोलन के नाम पर जो लोग थे उनके साथ अभी ऐसा कानूनी कार्रवाई किया जाएगा ना कि अब दोबारा कोई किसी देश की संपत्ति को, देश के लोगों की गाड़ी पसीने की कमाई को ऐसे तोड़फोड़ करने की हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि तीसरा आंख कैमरा सब पर रिकॉर्ड करके रखा है। तो दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और आपको मेरा विचार कैसा लगा, प्लीज कमेंट कीजिए और कमेंट करके मेरे को बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।